नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट एरियाज बनते हैं, जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए UPSSC के द्वारा या अन्य एग्जाम्स में, जहां से प्रश्न बायोलॉजी के सेक्शन से पूछे जाते हैं, उनको मैंने एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक 2-3 बार जरूर देखिएगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस 90% हैं, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। बायोलॉजी की सभी इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग्स, जैसे अध्ययन का विषय हो गया, और इसके अलावा रोग हो गए, इसके अलावा विटामिन्स हो गया, इसके अलावा अन्य एरियाज जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी के सेक्शन से, उनको मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। बहुत मेहनत लगी है इस PDF को बनाने में, कंटेंट को लिखने में, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि बायोलॉजी के सेक्शन से जो है आपके एग्जाम में इस PDF से, इस वीडियो से प्रश्न फंसे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी आज शाम तक या जो है कल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो लिस्टिंग्स बन सकती हैं, उनका भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अध्ययन का विषय और विषय का नाम। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, याद कर लीजिएगा। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आपका होता है जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को हम पेलियोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। वंशागति का अध्ययन कहलाता है आपका अनुवांशिकी। फूलों का अध्ययन आपका कहलाता है एंथोलॉजी। मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। तो आप याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क की क्रियाशीलता का जो अध्ययन होता है उसको हम फ्रेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, कीटों का अध्ययन आपका कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? तो कीटों का जो अध्ययन होता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जननांकिकी, यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरस। विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन इथनोलॉजी कहलाता है, यानी कि विभिन्न जो संस्कृतियां होती हैं उनका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसको हम इथनोलॉजी के नाम से जानते हैं। पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियो वनस्पति। आप याद कर लीजिएगा, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियो वनस्पति कहलाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन आपका कहलाता है जेरेंटोलॉजी। आप याद कर लीजिएगा, वृद्धावस्था का जो अध्ययन है वह कहलाता है जेरेंटोलॉजी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपका यहाँ पे अब देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक और है, और जांच जो होती है ना, उनसे संबंधित किन किन अंगों की जांच किसके अंतर्गत की जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो EEG जो जांच होती है वो मस्तिष्क की होती है, मस्तिष्क की होती है। इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी इसको हम कहते हैं EEG को। तथा EEG परीक्षण आपका मस्तिष्क के लिए होता है। ECG परीक्षण आपका हृदय के लिए होता है। EOG परीक्षण आपका आँख के लिए होता है। EMG परीक्षण आपका मांसपेशी के लिए होता है। ऑडियोग्राम परीक्षण आपका कान के लिए होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑडियोग्राम परीक्षण कान के लिए। EMG मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। EMG परीक्षण आपका मांसपेशी के लिए हो जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। EOG आँख के लिए, ECG हृदय के लिए, EEG आपका मस्तिष्क के लिए। इसके बाद आपका जो मैमोग्राफ होता है, मैमोग्राम परीक्षण आपका वक्ष के लिए होता है। और BMD परीक्षण आपका अस्थि के लिए होता है। BMD को हम कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट खोज और उसके खोजकर्ता को बायोलॉजी में। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किण्वन का खोज किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। इसके अलावा जो लुई पास्चर, इनके द्वारा रेबीज का टीका और एंथ्रेक्स इसकी भी खोज की गई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और रेबीज जिसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, तो रेबीज का टीका, एंथ्रेक्स और किण्वन की जो पद्धति होती है उसको लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। विटामिन का सर्वप्रथम जो है नाम दिया गया था फंक के द्वारा, यानी कि विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज की गई थी अल्टमैन के द्वारा।
गोल्जी काय की खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोज की गई थी डार्विन के द्वारा। जिबरेलिन पादप हार्मोन की खोज की गई थी कुरोसोवा के द्वारा। इसके अलावा पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोजा गया था। इसके बाद रेबीज का टीका जो मैंने आपको बताया है लुई पास्चर ने खोजा था। रेबीज के अलावा एंथ्रेक्स की भी खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। जेनेटिक खोज का आविष्कार किया गया था अरविंद खुराना के द्वारा। रक्त समूह की खोज की गई थी यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। आरएच कारक यानी कि आरएच फैक्टर का आविष्कार किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। डीएनए का आविष्कार किया गया था वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। और विषाणु का आविष्कार किया गया था इवानोवस्की के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार और आविष्कारक जो आपके बन सकते थे बायोलॉजी के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका रासायनिक तत्व देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो एक तरफ आपका रासायनिक तत्व दिया गया है और चिकित्सा में उनका क्या उपयोग होता है उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो आयोडीन 131 का जो उपयोग है थायराइड ग्रंथि में होता है, आप याद कर लीजिएगा। आयोडीन 131 का जो उपयोग है वह थायराइड ग्रंथि के इलाज में होता है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल आपका रक्त कैंसर के इलाज में होता है। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल भी आपका ट्यूमर की पहचान में होता है। इसके बाद सोडियम 24 का आविष्कार रक्त व्यतिक्रम में होता है, मतलब उपयोग जो है रक्त व्यतिक्रम में होता है सोडियम 24 का उपयोग। और फास्फोरस 32 का जो इस्तेमाल होता है रक्त कैंसर के उपचार में जो है फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। जो पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण तय किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण। जिसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ओपन हार्ट सर्जरी की जो खोज की गई थी वाल्टर लीले हल के द्वारा, आप याद कर लीजिएगा। वाल्टर लीले हल के द्वारा जो है ओपन हार्ट सर्जरी की खोज की गई थी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किया गया था स्टेप्टो एडवर्ड्स के द्वारा। तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी मेरी है लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किया गया था स्टेप्टो एडवर्ड्स के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रोगों को, संक्रामक रोगों को। तो यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम वायरस वाले देखेंगे। तो जीवाणु जनित रोग आपके कौन कौन से होते हैं? टिटनस को हम धनुष्टकार या लॉकजा के नाम से भी जानते हैं, याद कर लीजिएगा। जो टिटनस होता है ना, टिटनस को हम धनुष्टकार या लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सिफिलिस हो गया, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा, गोनोरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़, ये इंपॉर्टेंट आपके बैक्टीरिया जनित रोग हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद वायरस जनित रोग आपके कौन कौन से होते हैं? तो आपका चेचक हो गया, रेबीज जिसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं ये हो गया, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ, ये इंपॉर्टेंट आपके वायरस जनित रोग होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो आपका प्रोटोजोआ जनित रोग होता है मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये सभी आपके प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। इसके बाद कृमि जन यानी कि वार्म जनित रोग आपके कौन कौन से होते हैं? तो फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया, एस्केरिएसिस हो गया, ये सभी आपके कृमि जन्य यानी कि वर्म जनित रोग होते हैं। फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया और एस्केरिएसिस हो गया। इसके बाद फंगल डिजीज आपके कौन कौन से होते हैं? तो कवक जनित बीमारियां आपकी होती हैं। हाथी पाँव हो गया जिसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं, आपका कवक यानी कि फंगल डिजीज होता है। दाद हो गया, एस्परजिलस हो गया, दमा या अस्थमा हो गया, गंजापन हो गया, खाज हो गया, ये सभी आपके कवक यानी कि फंगल डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे हमने रोगों को देख लिया है। वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, फंगस से कौन कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा होता है, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद रंग और वर्णक से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो देख लीजिए। तो सेब का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है?
तो एंथोसाइनिन नामक जो वर्णक होता है ना, इसी के कारण जो है आपका सेब का रंग लाल होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिका जैंथिन के कारण जो है, कैरिका जैंथिन नामक जो वर्णक होता है, जो पिगमेंट होता है, इसी के कारण पपीते का रंग पीला होता है। गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन नामक वर्णक के कारण आपका गाजर का रंग देखने को मिलता है। हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? तो जैंथोफिल के कारण, जैंथोफिल नामक जो आपका वर्णक होता है, उसी के कारण हल्दी का रंग आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो रंग और वर्णक, इससे भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे विटामिन का। सभी एग्जाम का सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। हर साल इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। बस आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बस यही आखिरी समय में आप याद कर लीजिए, इतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और इसकी कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन कहते हैं, तथा इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विटामिन B5 को हम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल जो है, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B5 का, और इसकी कमी से चर्म रोग हो गया, वृद्धि इसमें कम, इसके और कमी से जो है वृद्धि कम होती है, इस वृद्धि में कमी होती है। इसके अलावा बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन B5 की अगर कमी होती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रक्त छीड़ता हो गया, चर्म रोग हो गया, और पेशीय ऐंठन देखने को मिलता है विटामिन B6 की कमी से। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, और इसकी कमी से बालों का झड़ना जो होता है वह देखने को मिलता है। और B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं, और इसकी कमी से रक्त छीड़ता हो गया, कुंठित वृद्धि, ये सभी रोग आपके देखने को मिलते हैं। विटामिन B12 आपका इंपॉर्टेंट है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। क्या होता है? तो साइनोकोबालेमिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं, और घातक रक्त छीड़ता देखने को मिलती है अगर किसी के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद विटामिन C जो है, और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा और स्कर्वी रोग जो होता है, इसकी कमी से होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, तथा इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है विटामिन D की कमी से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम विटामिन D की बात कर रहे हैं, तो विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी आपकी होती है विटामिन D की कमी से। विटामिन E का रासायनिक नाम आपका होता है टोकोफेरॉल होता है। इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है, और जननांग तथा पेशियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन E की अगर किसी के व्यक्ति में कमी होती है। तो इसकी कमी से क्या क्या रोग देखने को मिलता है? पहला रोग होता है जनन क्षमता में कमी हो जाती है, और दूसरा होता है जननांग कमज़ोर हो जाता है, और पेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन E की कमी से। इसके बाद विटामिन K का रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन होता है। इंपॉर्टेंट है। तथा इसकी कमी से अगर चोट लग जाती है तो रुधिर का जो थक्का होता है, रक्त का जो थक्का होता है, वो नहीं जम पाता है अगर किसी के शरीर में विटामिन K की कमी होती है। तो यहाँ पे हमने विटामिन को देख लिया है, इसको आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो A, D, E, K, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, A, D, E, K। और जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से होते हैं? विटामिन B और C आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने विटामिन को देख लिया है, रिवाइज कर लिया है। इसको आप देख लीजिए एक बार। सिद्धांत और प्रतिपादक कई बार पूछ लिया जाता है,
उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। उपरांत अवधारणा प्रस्तुत की गई थी जैकब और मोनार्ड के द्वारा। विकास का सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा दी गई थी बीडल और टैटम के द्वारा। तो ये बिल्कुल छोटा सा लिस्टिंग मुझे लगा, सोचा कि इसको भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ प्राकृतिक अम्लों को हम देख लेते हैं। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया इसके बारे में। तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होता है, यानी कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें आपको सिट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा। तो सिरका और नींबू में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल होता है, याद कर लीजिएगा। इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल होता है। टमाटर में आपका ऑक्जैलिक अम्ल होता है। दही यानी कि खट्टा दूध जो होता है आपका, उसमें आपका लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद आपका चींटी और बिच्छू के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल होता है, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका चींटी और बिच्छू के डंक में देखने को मिलता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक अम्ल आपका होता है सेब में। और मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव में होता है वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ पादप हार्मोन को देख लेते हैं, और पादप हार्मोन से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपके पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए, ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। ये सभी आपके पादप हार्मोन होते हैं। इनका काम क्या होता है, बस यही आपको याद रखना है। तो ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन की अधिक मात्रा जो है तने की वृद्धि को तथा ऑक्सिन की जो अधिक मात्रा होती है वो तने की वृद्धि को प्रेरित करती है, और ऑक्सिन की कम मात्रा जड़ की वृद्धि को प्रेरित करती है। तो ये इसको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी ऑक्सिन का जो उपयोग है खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में भी किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और दूसरा आपका पादप हार्मोन है जिबरेलिन्स, और ये जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं और उनकी जरावस्था को रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहें। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है आपका साइटोकाइनिन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ये सभी आपके पादप हार्मोन है। इसके बाद आपका एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य होता है? यह वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है, याद कर लीजिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा वृद्धि निरोधक हार्मोन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एब्सिसिक एसिड जो होता है ये आपका वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इसके बाद फल को पकाने वाला हार्मोन आपका होता है एथिलीन होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने पादप हार्मोन को भी देख लिया है। अब हम देखेंगे कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आपका मध्य फल भित्ति जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है आम का। इसके बाद सेब का पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। नाशपाती का भी पुष्पासन जो है खाने योग्य भाग होता है, यानी कि सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। लीची का एरिल खाने वाला भाग होता है। नारियल का भ्रूण पोष जो है खाने वाला भाग होता है। नारियल का भ्रूण पोष खाने योग्य भाग होता है। अमरूद का फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। पपीता का मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। इसके बाद मूंगफली का जो होता है बीज एवं भ्रूण जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। इसके बाद काजू का बीज पत्र जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा अंगूर का फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। गेहूं का भ्रूण पोष खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा शरीफा का फल भित्ति जो होता है वह खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा जो नींबू होता है ना हमारा, नींबू का रसीले जो रोम होते हैं नींबू के रसीले रोम, ये आपके खाने योग्य भाग होते हैं। इसके अलावा टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फल भित्ति और बीजांडसन, ये जो है टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। क्या? तो फल भित्ति और बीजांडसन जो होता है टमाटर का यह खाने योग्य भाग होता है। इसके अलावा सहतूत का सहपत्र और परिदल एवं बीज ये खाने योग्य भाग होता है सहतूत का। तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ से
तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस फल का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में सम्मिलित कर दिया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था बायोलॉजी के लिस्टिंग्स का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।